नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने वाले नेता तैयार करेगा ये सम्मेलन। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी ने मराठी भाषा को बताया अमृत से भी बढ़कर मीठी। आरएसएस की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा, मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की यूएसएड की मदद को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त। विदेश मंत्रालय ने कहा, संबंधित एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ऐसी ताकतों को बेनकाब करना जरूरी। फेमा के तहत प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर्स पर भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का लगाया जुर्माना। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। फरवरी में निजी क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन। ग्रोथ 6 महीने के उच्च स्तर पर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने दिलाई बढ़त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एक अनूठा संस्थान जो स्थानीय जरूरतों के मुताबिक युवाओं के अंदर नेतृत्व का विकास करने की दिशा में काम कर रहा है। आज जब इसका पहला कॉन्क्लेव आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मंत्र देते हुए कहा कि आज देश को विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनका दृष्टिकोण वैश्विक हो लेकिन मानसिकता भारतीय हो। The School of Ultimate Leadership is the brainchild of Prime Minister Shri Narendra Modi, and it is yet another testament to the Prime Minister's unwavering commitment to nurturing authentic leaders and empowering them to serve the great Republic of India. आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड और तेज हो, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडरशिप की जरूरत है। सॉल जैसे लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप एक ऐसा संस्थान बनेगा जो विकसित भारत के लिए युवाओं में नेतृत्व का विकास करेगा। हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की पूरी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये संस्थान स्थानीय जरूरतों के मुताबिक युवाओं के अंदर नेतृत्व का विकास करेगा। भारत मंडपम में सोल सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि जरूरत लोकल के साथ ग्लोबल होने की है, इसलिए संस्थान सिर्फ एक विकल्प ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की जरूरत है। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी चॉइस ही नहीं, हमारी नेसेसिटी है। आज भारत को हर सेक्टर में एनर्जेटिक लीडर्स की भी जरूरत है जो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज का
ग्लोबल नीड्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय देश के इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे रखें, जिनकी अप्रोच ग्लोबल हो लेकिन सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकल भी हो। राष्ट्र का निर्माण जन जन के विकास से होगा और विकास को सही दिशा मिलेगी एक कुशल नेतृत्व से। यही नेतृत्व देश के नवाचार और कौशल को प्रभावी ढंग से आगे लेकर जाएगा। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरसिंग तोब्गे ने शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। 2 दिवसीय सम्मेलन में राजनीति से खेल तक, व्यापार से सामाजिक क्षेत्र तक, लोक नीति से लेकर अध्यात्म तक से जुड़ी हस्तियां नेतृत्व विकास पर चर्चा करेंगी। दिव्येंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का नई दिल्ली विज्ञान भवन में उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के कद्दावर नेता शरद पवार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के वयोवृद्ध नेता का विशेष अभिवादन किया। उनके इस भाव से वहां मौजूद लोग अभिभूत दिखे। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा द्वारा भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, भारतीय भाषाओं की विविधता ही एकता का आधार है। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी बैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा के समृद्ध इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा में सौंदर्य है, समरसता है, समानता है, इसमें शक्ति है, भक्ति है और युक्ति भी है। ऐसे समृद्ध मराठी भाषा को उनकी सरकार को शास्त्रीय भाषा यानी अभिजात्य भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। माननीय विद्वद्जन, आप जानते हैं, भाषा केवल उसके संवाद का माध्यम पर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। साहित्य सम्मेलन जैसे आयोजनों को प्रधानमंत्री ने पथ प्रदर्शक बताया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब आम्बेडकर का देश के प्रति दिए गए योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसी महाराष्ट्र की धरती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बीज बोया गया था, जो लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा निरंतर देता रहा है। ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं।
और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। साथियों, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की यूएसएड की मदद पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल बाहरी ताकतों की मदद ले रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है कि यूएसएड के 2 करोड़ 1 लाख डॉलर बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। चुनावी हस्तक्षेप पर ट्रंप का सवाल। भारत की सियासत में बवाल। ट्रंप ने विदेशी फंडिंग का खोला राज। भारत विरोधी ताकतों का पर्दाफाश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान चिंताजनक है। पार्टी का कहना है कि पहले भी ये बात उठी थी कि विदेशी शक्तियां विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी को हटाने के लिए हस्तक्षेप कर रही हैं। पार्टी का कहना है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। ये चिंताजनक है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? इस मामले में ट्रंप के खुलासे के बाद मीडिया के कुछ हिस्से में ऐसी खबरें आई कि यूएसएड के ये 2.1 करोड़ डॉलर बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन मीडिया खबरों को खारिज कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 2022 में बांग्लादेश को दिए गए 21 मिलियन डॉलर फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में 21 मिलियन डॉलर की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया है। यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य वित्त पोषण यूएसएड द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट 2014 से शुरू होने वाली उन फंडिंग्स पर भी चुप्पी साधे हुए है जो विभिन्न माध्यमों से भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए दी गई थी। ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को प्रवेश करने की अनुमति दी जो राष्ट्र विरोधी हितों के लिए काम करती हैं। ऐसी ताकतें जो हर संभव अवसर पर भारत को कमजोर करना चाहती हैं। ये भी स्पष्ट है कि भारत के स्वयंभू सिविल सोसाइटी का एक वर्ग घबरा गया है।
क्योंकि उन्हें डर है कि और भी ज्यादा जानकारी सामने आएगी और वो चेहरे बेनकाब होंगे जो विदेशी धन के लाभार्थी रहे हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर्स गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबनस पर भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ये आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत जारी किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के 2 सहयोगियों के खिलाफ आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को फरार आरोपी नीरज पंडित उर्फ नीरज फरीदपुरिया और अनिल सिंह के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पर खालिस्तानी टाइगर फोर्स केटीएफ से जुड़े होने का आरोप है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ का सदस्य है, भारत में आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट को फंडिंग कर रहा था। नीरज पंडित और अनिल सिंह इस सिंडिकेट का हिस्सा थे और गैंगस्टर बम्बिहा गिरोह से भी जुड़े हुए थे। ये दोनों आरोपी हरियाणा के पलवल में जसवीर दिघोट की हत्या की साजिश में शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में गुजरात के डांग जिले के संतोकबा ढोलकिया विद्या मंदिर के ग्रामीण और आदिवासी छात्रों से संवाद किया। ये कार्यक्रम छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा और छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। छात्रों के साथ अमित शाह ने इस संवाद का लक्ष्य छात्रों को प्रेरित करना और उनकी शैक्षणिक और करियर से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान करना था। गृह मंत्री ने छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र देश की प्रगति के आधार हैं और उनका परिश्रम व समर्पण भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मोदी सरकार हर अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक बैठक की। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा कर लिखा, रबड़ बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई। बैठक में घरेलू रबड़ उत्पादन को बढ़ाने, यांत्रिकीकरण और एआई के माध्यम से नए बाजारों को लक्ष्य बनाने पर गहन चर्चा हुई। साथ ही उत्पादकों के लिए वित्तीय विकल्पों और प्रमाणन सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विचार किया गया। उन्होंने भारत की रबड़ उद्योग को सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पिछले 10 वर्ष की उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं को लेकर संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल शामिल हुए। ऊर्जा मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर देखिए निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। देश में हर घर बिजली पहुंचाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पिछले 10 वर्षों में कई कार्य योजनाओं की शुरुआत की गई है। हर घर बिजली पहुंचाने के लिए पीएम सौभाग्य योजना के तहत अक्टूबर 2017 से मार्च 2022 के बीच 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो अब तक बिजली की सुविधा से वंचित थे। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बीते 10 वर्षों में पावर सेक्टर की उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में जहां 12.5 घंटे बिजली आती थी, अब औसतन 22.6 घंटे बिजली रहती है। 2014 में 168 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो जनवरी 2025 में 245 गीगावाट के स्तर तक पहुंच चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 2014 में जहां 75 गीगावाट के उत्पादन जनवरी 2025 में बढ़कर 212 गीगावाट पर आ गया, वहीं साल 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा जैसे माध्यमों से 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है।
हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो, और उस ओर हमने काफ़ी काम किया है। जैसे अभी सौभाग्य योजना है, उसमें पिछले वर्ष में 2,86,00,000 हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को भी मजबूती प्रदान की गई है। 2013-14 में 2,91,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन अब 4,51,000 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गई है, जिसको भविष्य में और भी विस्तार देने की योजना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भारत अब एक पावर सरप्लस देश बनने की राह पर है और हम पड़ोसी मुल्कों भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से विद्युत का कारोबार कर रहे हैं। इसका विस्तार अब समुद्री रास्ते से सऊदी अरब, श्रीलंका, UAE तक पहुंचने का है। अब हम सरप्लस एनर्जी स्टेट कंट्री, जो डेफिसिट पावर कंट्री था वो सरप्लस पावर कंट्री, ये अब हम कहलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीते बजट में भी पावर सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया है, जिसमें सरकार का फोकस अब न्यूक्लियर पावर पर है। हर घर बिजली की डिमांड और बिजली की बढ़ती मांग को देखकर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रमवार योजना बनाई गई है, जिसके चलते 2030 तक फॉसिल फ्यूल का टारगेट 270 गीगावाट रखा है और नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट 500 गीगावाट रखा है। इसके पीछे ऊर्जा मंत्रालय का तर्क ये है कि नॉन फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने से जहां पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं लोगों को आर्थिक बचत भी होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स मैट्रिक्स विषय पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण, उत्पादन, प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग, आपूर्ति की गतिशीलता को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस आयोजन में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र की कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं शामिल हुईं। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को दोहराया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राथमिकता में देखा जाता है, इसको मिशन मूड में काम किया जा रहा है। ताए हम सब लोग एक दूसरे के पूरक बन के, कदम में कदम मिला के और एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत क्रिटिकल मिनरल में एक दूसरे को सहयोग करें। बनारस स्थित बरेका रेल इंजन कारखाना में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बरेका द्वारा निर्मित विद्युत रेल इंजन WAP-7 को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत लोकोमोटिव निर्माण में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से दिए गए मंत्र के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में बरेका ने अब तक 375 लोकोमोटिव बनाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। फरवरी माह में भारत के निजी क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। HSBC के फ्लैश कंपोजिट PMI के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बीते 6 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी माह के लिए फ्लैश PMI 60.6 पर रहा। PMI का 50 या इससे ऊपर का आंकड़ा बताता है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है और कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले हैं। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए इस सर्वे के अनुसार रोजगार के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा 10,370 करोड़ रुपए का इंडिया AI मिशन शुरू किए जाने के बाद से इस पर तेज गति से काम जारी है। इस मिशन के तहत सरकार के पास 67 प्रस्ताव पहुंचे हैं। इनमें से 20 प्रस्ताव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स
LLMs के विकास से जुड़े हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय इन प्रस्तावों पर विचारों के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने कंपनियों और डेवलपर्स से एक डोमेस्टिक फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री मनोरंजन के लिहाज से तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गई है। भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम TTP के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को एक पहचान दिलाना है। इस प्रतियोगिता में वे संस्थाएं या व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनमें गेमिंग से संबंधित तकनीकों के साथ साथ डेवलपर्स, स्टूडियो, स्टार्टअप और PC कंसोल और मोबाइल गेम पर केंद्रित तकनीकी अनुभव हो। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स अपने पहले संस्करण में एक अनूठा हब और स्पोक मंच है। ये शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। 4 प्रमुख स्तंभों प्रसारण और इंफोटेनमेंट, AVCG, XR, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन और फिल्म्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के नए लीडर्स, रचनाकारों और प्रौद्योगिकी विदों को एक साथ लाने का काम करेगा। सम्मेलन में ABGC, XR और अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष फोकस किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते गैर संचारी रोगों NCD के खिलाफ 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक एक सघन जांच अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की 100% जांच करना है ताकि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों का समय पर पता चल सके, जिससे बीमारी का सही समय पर इलाज शुरू हो सके। ये अभियान राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम NPNCD के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों AAM और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, BHU और शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की प्रगति की समीक्षा की। इस समझौते का उद्देश्य BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान को नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। वाराणसी के नमो घाट पर चल रहे काशी तमिल संगमम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BHU और मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों को कार्यक्रम में योगदान देने के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि इस संस्कृति में अनेक विविधता होने के बाद भी भारत की एकता का मंत्र इसी विविध संस्कृति में हमको देखने को मिलता है और उसका जीता जागता रूप हमको इस तमिल संगम में भी देखने को मिलता है। तमिलनाडु का, तमिल भाषा का, तमिल संस्कृति का काशी से बहुत ही पुराना संबंध है और वो हमको वो पुराना संबंध अनेक उदाहरणों के साथ देखने को मिलता है। धर्म और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आयोजन नमो घाट पर चल रहा है, जिसमें काशी और तमिल दो संस्कृतियों को आपस में एक दूसरे से परिचित होने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में घाट पर कई क्षेत्रीय उत्पादों के स्टॉल लगे हैं जो काशी से जुड़ी हुई विभिन्न धरोहरों को तमिल और अन्य पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं स्टॉलों में एक गुलाबी मीनाकारी से जुड़े हुए हस्तशिल्प का स्टॉल है। इस स्टॉल का जायजा लिया DD न्यूज़ संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने।
प्रधानमंत्री की सोच का एक नमूना है काशी तमिल संगमम, और मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूं ये वाराणसी की पहचान के रूप में गुलाबी मीनाकारी, इसको भी ब्रांडिंग की है प्रधानमंत्री ने। और एक युवा कलाकार हैं जो गुलाबी मीनाकारी के लिए काम करते हैं, रोहन विश्वकर्मा, ये इसमें अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। रोहन, ये जो काशी तमिल संगमम चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? और चूंकि ये गुलाबी मीनाकारी का काम आप कर रहे हैं तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? हम रोहन विश्वकर्मा हैं, स्टेट अवार्डी वाराणसी से। मेरे पिता रमेश कुमार विश्वकर्मा नेशनल अवार्डी। हम 6वीं पीढ़ी इस काम करने वाले। आज प्रधानमंत्री जी के वजह से हमारा कला जीवित हो गया है और हम इस कला को एक समय रहा कि विलुप्ति को हो रहा है। और आज ये कला का समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई आज इस कला को समझता है कि ये कला आर्ट है और इसको वाराणसी क्या विदेशों से भी लोग इसको परचेज करने आते हैं। जैसे कि हमारे पास यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, हर जगह से अभी कल फिलिपींस से लोग आए थे मेरे यहाँ से सामान परचेज करने। ये पीकॉक हमने बनाया है, ये पूरा प्योर चांदी का बनाया है हमने ये पीकॉक। और उसके ऊपर जो मीना कलर देख रहे हैं ये मीनाकारी हुआ, और जो व्हाइट के ऊपर आप पिंक कलर देख रहे हैं इसी को गुलाबी मीनाकारी करते हैं। इसको हम लोग गोल्ड के पाउडर से ऑक्सीडाइज करके पेंटिंग करते हैं और इसको 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर में हीटिंग करना पड़ता है। करीब ये 7 से 8 बार स्टेप होता है हम लोग का। और हम इस काम को अच्छा लगता है कि आज हम 6वीं पीढ़ी होकर हम अपना पूर्वजों का काम संभाले हुए हैं और इस काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और हमारे अच्छा लगता है कि आज काशी तमिल समागम में भी हमने इसको पार्टिसिपेट करके लोगों को अपना काम के बारे में बताया, यहाँ से भी हमको अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। ये प्रधानमंत्री की जो सोच है और काशी के सांसद भी हैं कि किस तरह से जो विरासत है वो युवाओं के हाथ में विकास के माध्यम से दिखाई दे रही है। और काशी तमिल संगमम जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की उदाहरण को इस नमो घाट पर पेश कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रहा प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म की भव्यता के उच्चतम बिंदु का साक्षी बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने वालों की संख्या 59 करोड़ को पार कर चुकी है। त्रिवेणी में शुक्रवार शाम 6 बजे तक कुल 1 करोड़ 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। त्रिवेणी के जिस पावन जल में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए संगम में पर्याप्त निर्मल जल उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर योगी सरकार प्रयास कर रही है। सिंचाई विभाग पिछले 2 महीने से उसकी नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालुओं का आना जारी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री ने महाकुंभ में योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 44 साल के बाद जो महाकुंभ यहाँ पर हो रहा है और उसके अंदर पूरे देश के और विदेश में रहने वाले भी सभी लोग और विदेशियों ने भी इसमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ पर डुबकी लगाई है। माँ गंगा को जो गंदगी थी वो साफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से प्लानिंग किया, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेते हुए अलग अलग नदियों को सफाई में माँ गंगा को पहले प्रायोरिटी दी, वो भी यहाँ सफल हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को महाकुंभ में आस्था की पावन डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने महाकुंभ में स्नान को परम सौभाग्य बताया और महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे मेला प्रशासन को धन्यवाद दिया। सीएम हेमंता ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत की सभ्यता और संस्कृति उभर कर आई है। इसके साथ ही सीएम हेमंता ने कहा कि ममता बनर्जी को भी महाकुंभ आकर
स्नान करना चाहिए। परमात्मा को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कुंभ में स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही कुशलता का साथ ये मेला को प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत का सनातन सभ्यता संस्कृति उभर के सामने आए हैं, विश्व का सामने आए हैं। ये महाकुंभ ने एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि सनातन ही अतीत थे, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही विश्व का भविष्य है। उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और मैं तो उनको भी निवेदन करूंगा कि आइए डुबकी लगाइए, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्याण के लिए आके यहाँ एक बार स्नान कीजिए। महाकुंभ में पवित्र पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था की पावन डुबकी लगाई। शुवेंदु अधिकारी ने त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन की तारीफ की। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बंगाल की जनता अगले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अच्छी तरह सबक सिखाएगी। से ज्यादा लोग इसके डुबकी लगाया। मैं यहाँ 11 बजे से आया हूँ, क्या माहौल है। करोड्स ऑफ पीपल किस तरीके से सफाई कर्मी से लेकर पुलिस कर्मी से लेकर सब लोग लगे हुए हैं दिन रात एक करके। ये हुआ है, संभव हुआ है योगी जी का लीडरशिप में और मोदी जी का मार्गदर्शन में। इतना बढ़िया हमारी आस्था की, इतना अच्छा हुआ। महाकुंभों का अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। हिंदू जनता अगले साल विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से ममता को सबक सिखाएगी। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को शुरू हुए महाकुंभ में विशिष्ट विदेशी मेहमानों और आम लोगों ने संगम स्नान कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। शुक्रवार को म्यांमार के सांस्कृतिक मंत्री यू तिन ऊ ल्विन ने महाकुंभ में पावन स्नान किया। महाकुंभ अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। म्यांमार के सांस्कृतिक मंत्री ने महाकुंभ के भव्य आयोजन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में भारत के साथ साथ दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। म्यांमार के मंत्री ने कहा कि लोग महाकुंभ के पवित्र समारोह में बहुत खुश हैं। Because of there are so many Indian people come and participate here, so that if they are coming here, their wish and their feeling is will be good. So everybody have their mind in good will and good things in their life also will be good will and good things will be follow his life. And then the other countries, also foreign countries, arrive here. When we are feeling it's how much arranged the Indian people are this bit function and ceremony. That's we are proud for that. दिल्ली में सरकार के गठन के बाद ही एक के बाद एक जनहित में फैसले आने शुरू हो गए हैं। सरकार के गठन से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया था और सरकार के गठन के बाद प्रयासों में और तेजी आई है। यमुना नदी की तलहटी में जमी गाद को बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से अगले 3 सालों में यमुना में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जा सके और लोगों की आस्था का केंद्र मां यमुना पवित्र काया के साथ दिल्ली में अविरल बहती रहे। एक्शन मोड में दिल्ली की सरकार और सरकार के गठन होते ही यमुना में सफाई का काम तेज गति से जारी है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना की यही तस्वीर है कि हमारे सामने ये देख रहे हैं कि यमुना नदी से जो गाद जो निकालने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। सरकार का ये जो दावा है कि अगले 3 सालों में यमुना नदी की जो सफाई को पूरा कर लिया जाएगा और इन पूरे के पूरे अभियान को, यमुना सफाई के अभियान को
सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 चरणों में इस अभियान को पूरा किया जाएगा। और इसका जो सबसे पहला चरण है वो चरण है कि जो यमुना की तलहटी में, यमुना के किनारे में जो गाद जो जमी हुई है, उस गाद को, खरपतवार को या उन सारे चीज़ों को बाहर निकालना। ये 20 साल हो गया यमुना जी के किनारे आते हुए। ये पहली बार मैंने अपने जीवन में यमुना की गाद को निकलते हुए देखा है। ये कीचड़ निकल गया, नदी के किनारे रेत चाहिए, रेत आएगी तो जो गंदा पानी भी होगा उसको ये रेत अपने अंदर उसको बिठा लेगा और गंदा पानी भी अपने आप निर्मल हो जाएगा। तो पहले चरण का काम है कि इस गाद को बाहर निकाला जाए और यमुना नदी के फ्लो को एक तरीके से एक उसको नया स्वरूप दिया जाए। नाले की जो गंदगी सीधे यमुना नदी में प्रवाहित होती है उसे भी रोका जाएगा, उसे भी साफ किया जाएगा। और जब 2 चरणों में यमुना सफाई अभियान को गति मिलेगी, उसके बाद सरकार की ये कोशिश होगी कि यमुना नदी के जो एसटीपी की जो क्षमता है, जो पानी को शुद्ध करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को में इजाफा किया जाए। सबसे अंतिम उसका जो चरण है, जो चौथा चरण जिसको आप कहेंगे, उस चरण में हम कह सकते हैं कि जो एसटीपी का जो निर्माण है, एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। 22 किलोमीटर की रेंज है जो यमुना के साथ लगती है। तो निरंतर आप देखोगे सभी घाटों पे इस तरह की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चल रही है कि ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके हम सफाई करें। और ये मुझे लगता है पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में देने वाले भी हैं कि जो हमारा छठ घाट यहाँ का है, यमुना घाट का, उसे जो है ये पूरा सौंदर्यीकरण कर दें। सरकार की ये कोशिश है कि ये जो तलहटी का ये 22 जो किलोमीटर है यमुना नदी को, पहले इस तलहटी में जमी काई को, तलहटी में जमी खरपतवार को निकाला जाए ताकि यमुना के फ्लो को सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली पुलिस का पुलिस सप्ताह समारोह दिल्ली के सभी जिलों में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच जाना और उनका विश्वास हासिल करना है। इस आयोजन के तहत द्वारका जिले में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें RWA और दिल्ली पुलिस द्वारका की टीम के बीच शानदार मुकाबला खेला गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस महिला और पुरुष बैडमिंटन मुकाबला भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें साइबर क्राइम जागरूकता काफ़ी अहम है, जो विभिन्न ज़िलों में चलाई जा रही है। इस पुलिस सप्ताह दिवस के दौरान कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल किए गए, जिन्होंने इस दौरान अपनी भागीदारी की। ये आयोजन पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर पुलिस के सामने आने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये क्रिकेट मैच का आयोजन जो किया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस वीक के सेलिब्रेशन के तहत किया जा रहा है, और जो मेन पर्पस है कि दिल्ली पुलिस और लोगों के आम नागरिक को एक साथ एक धागे में पिरोना। तो क्रिकेट उससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता था। एंड द बेस्ट पार्ट कि आज के इस क्रिकेट में इतने प्यारे DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई स्कूल्स के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो न केवल लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि खुद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और द्वारका सब सिटी के RWAs का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है। अलीगढ़ महानगर के 10 बड़े घने हिंदू आबादी वाले इलाके वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिले हैं। मामले पर वक्फ आयुक्त एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। कुछ जगहों पर घनी आबादी हिंदू क्षेत्रों में ये सभी ज़मीनें ईदगाह और कब्रिस्तान में दर्ज हैं। हमने ये रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। प्रशासन रिपोर्ट पर जो भी फैसला लेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्र आया था जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमें इन सभी संपत्तियों की जांच करानी है। जांच में यह पाया गया कि अलीगढ़ में 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो खतौनी में सरकारी भूमि की श्रेणी में दर्ज हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी सर्वे आया है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां निकल के आई हैं, वहाँ कब्रिस्तान दर्ज हैं। तो आगे शासन का जो भी दिशा निर्देश होगा हम उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे
और सूचना प्रेषित कर देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास AARDO सम्मेलन के 21वें आम सत्र के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने देश भर में ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोगों को जानकारी दी। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण, समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी योजनाओं के विषय में बताते हुए कहा कि कैसे गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत का प्रयास वैश्विक दक्षिण के लिए एक मॉडल हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंगोला में विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे बीच द्विपक्षीय सहयोग और भारत अफ्रीका संबंधों पर चर्चा हुई। मैं भारत में उनकी मेजबानी के लिए उत्सुक हूं। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है वेव्स 2025। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और रियाद में सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिसमें द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन बैठकों से भारत में होने वाले आगामी सम्मेलन को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने इन बैठकों को सार्थक बताया। We had wonderful discussions and we could extend the invite that our Honorable Minister has given to the Minister for Media here in Saudi Arabia, and we are very hopeful of the participation of a good Saudi delegation to WAVES, the World Audio Visual Entertainment Summit. This an MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the WAVES summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry, and various other entities which are very important for bilateral collaborations. We had a very productive meeting with the Deputy Minister of Media, a team from Ministry of Investment, the CEO of the Saudi Broadcasting Authority, the Vice President of Saudi Press Agency, CEO of Saudi Research and Media Group, and many other entities. In all these interactions, we were also able to promote the WAVE Summit, which is upcoming in India, and we see there is a lot of interest among the Saudi entities. वेव्स 2025 एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक मंच है जिसे भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और XR में नए अवसरों का पता लगाने के लिए रचनाकारों, उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों को एक साथ लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। टूरिज्म मलेशिया भारत के सबसे बड़े पर्यटन मेले में से एक दक्षिण एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यानी 21वीं बार
60 में भाग ले रहा है। ये मेला नई दिल्ली में 19 से 21 फरवरी तक चलेगा। इसके माध्यम से भारतीय यात्रियों के मन में मलेशिया को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद से यशोभूमि नई दिल्ली में दक्षिण एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यानी साठे का आयोजन किया गया है, जिसमें पर्यटन से जुड़े हुए कई देशों के हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। टूरिज्म मलेशिया का इरादा इस साल के STTE में विजिट मलेशिया 2026 के वैश्विक अभियान को प्रेरित करने के लिए शॉपिंग, गोल्फिंग, लग्जरी टूरिज्म, सॉफ्ट टूरिज्म, थीम पार्क और हनीमून पैकेज जैसे विशिष्ट तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का है। नतीजतन पर्यटन मलेशिया बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों यानी माइस के साथ शादी जैसे विशिष्ट तरीकों का भी लाभ उठा रहा है। मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यटन मलेशिया नई दिल्ली कार्यालय के डायरेक्टर श्री अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली कर रहे हैं, जिसमें टूर एजेंटों, होटल और रिसोर्ट ऑपरेटरों, पर्यटन संसाधन मालिकों, एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ साथ लगभग 60 संगठन शामिल हैं। भारतीय पर्यटक हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमारे पर्यटन नीति के केंद्र में रहते हैं। मलेशिया सरकार की प्राथमिकता पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और संतुष्टि का ध्यान रखना है। हम अपनी नीतियों में लगातार मेहमान नवाजी और पेशेवर प्राथमिकताओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुरक्षा को भी और अधिक हम पुख्ता कर रहे हैं। इसके पहले मंगलवार को टूरिज्म मलेशिया ने एरो सिटी नई दिल्ली में आयोजित मलेशिया नेटवर्किंग डिनर में विजिट मलेशिया ईयर 2026 अभियान का शुभारंभ किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त श्री दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा और पर्यटन मलेशिया दिल्ली के निदेशक अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली ने किया। इस अवसर पर पर्यटन, व्यापार, एयरलाइन उद्योग और मीडिया के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य टूरिज्म मलेशिया को भारतीय पर्यटकों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल करवाना है। मलेशिया और भारतीय पर्यटन के बीच के संबंधों को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। मलेशिया में भारतीय पर्यटकों के आगमन में असाधारण वृद्धि देखी गई है। जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच 11,33,331 भारतीय पर्यटक आए। यह 2019 की तुलना में 47% की वृद्धि और 2023 से 71.7% की वृद्धि प्रदर्शित करता है, जो भारतीय यात्रियों के बीच शीर्ष गंतव्य के रूप में मलेशिया की बढ़ती प्राथमिकता का संकेत है। मनीष बाजपेयी, DD न्यूज, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की मुहिम को तेज कर चुका है, जो फिट इंडिया का एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंदोलन बनता जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये पहल 17 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 4000 से अधिक स्थानों पर 2 लाख से अधिक साइकिल चालकों को शामिल करना है। इस पहल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और माई भारत द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के जवान, खेल सितारे, मशहूर हस्तियां, चिकित्सा विशेषज्ञ और फिटनेस प्रभावित करने वाले शामिल हैं। इस पहल का मकसद लोगों को मोटापे से लड़ने, ड्रग्स से दूर रहने, पैडल से फिटनेस तक और प्रदूषण से निर्वाण पाना है। साथ ही इस बार की आगामी रविवार साइकिल रेस में 23 फरवरी को फिक्की, एसोचैम और CII, 2 मार्च को सरकारी कर्मचारी, 8 और 9 मार्च को महिला दिवस, 23 मार्च को फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया और 30 मार्च को स्कूल जाने वाले छात्रों के साथ साइकिलिंग आयोजित की जाएगी। साथ ही ट्रायल्स में पारदर्शिता लाने के लिए ऑन कैमरा ट्रायल्स कराए जाएंगे। सभी चयन ट्रायल्स वीडियो निगरानी में आयोजित किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही अधिकारियों की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया के दौरान मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण का आयोजन 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित होने वाला ये सतत विकास और जलवायु समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। सतत विकास और पर्यावरण पर ग्लोबल साउथ में आयोजित ये एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के रूप में सतत विकास और जलवायु समाधान को गति देने के लिए साझेदारियां थीम पर केंद्रित होगा।
सम्मेलन को लेकर टेरी की डायरेक्टर विभा धवन ने हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में कहा कि सम्मेलन जलवायु कार्रवाई को तेज करने और साझेदारियों को मजबूत करेगा। ये बातचीत देखिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक किया जा रहा है। क्या खास रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए टेरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन जी है। मैडम, क्या खास होने वाला है, किस तरीके से ये सम्मेलन में कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, ये विश्व लेवल का एक सम्मेलन होता है और शायद ग्लोबल साउथ में ये एक अलग ही पहचान है इसकी, क्योंकि और किसी देश में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वो भारत तक सीमित नहीं है, ना ही उसका असर सीमित है, ना ही उसके एक्शन जो हो रहे हैं वो भारत तक सीमित है। हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं इस समिट के माध्यम से कि सबसे पहले इसको हम कैसे कम से कम करें। क्यों बात करें इसमें तो कितने देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे और क्या फोकस पॉइंट रहने वाले हैं इस बार? हमारे अभी तक 30 से ऊपर देशों के लोग आने वाले थे और इसमें हमारी डिस्कशन होने वाली है पार्टनरशिप पे, क्योंकि देखा जाए तो एक्सपर्ट्स भी कम हैं जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम हैं। तो इसकी जगह कि हम सब अलग अलग से अपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्या हम मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है उसको लेकर क्या मैसेज इस जो सत्र होगा यहाँ पर, जो ये सम्मेलन होगा, उसमें दे सकता है? भारत जो है एक तरह से हमारा, आपने कहा परंपरा है, हमारे डीएनए में है कि कुछ वेस्ट नहीं करना है और ऊपर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी डायरेक्शन में है, ना कि विकासशील। मैं ये बोलूँगी विकसित देशों को भी बता सकते हैं कि आपकी ग्रोथ ग्रीन टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी पूरी करेगी। बिल्कुल, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसका ज़्यादा फोकस रहेगा और ख़ास तौर पर जिस तरीके से भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया है वो भी फोकस रहेगा और 30 से ज़्यादा देश जो हैं इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।